नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन सोमवार से शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, विपक्ष ने नायब सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर घेरा। सत्र के दूसरे दिन पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। कुल मिलाकर हरियाणा के बजट सत्र 7 तारीख से शुरू हुआ और 28 मार्च तक चलेगा। ऐसे में हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई क्या कुछ देखने को मिलेगी? सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के बीच सदन की स्थिति क्या रहेगी, यह सवाल है। तो सदन में संग्राम की स्थिति आज देखने को मिली। तमाम तौर पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरते हुए नजर आया। कई मुद्दों को लेकर आगे भी रणनीति विपक्ष ने पूरी तरह बना ली है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। आगे की स्थिति क्या कुछ रहेगी और सदन की कार्रवाई में किन किन अहम मुद्दों पर सरकार का फोकस रहेगा, तमाम सवाल हैं आज जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। इस बार प्रदेश का बजट सत्र लंबा चलना है। 7 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। 2 दिन के अवकाश के बाद सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। मामला हत्या के एक केस से जुड़ा था। इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल ने कानून व्यवस्था पर सरकार से जवाब चाहा। उनका कहना था कि प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, पर सरकार जवाबदेही से बच रही है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार की जो कानून व्यवस्था जो प्रदेश की है वो बहुत दयनीय हालत है। और उसी के संबंध में मैंने ये सवाल पूछा था कि जो हालात हरियाणा के कानून व्यवस्था पे लेके हैं, क्या उसमें सरकार संजीदगी रखती है? कोई जवाबदेही फिक्स है? कोई भी चीज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। सदन में विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री खड़े हुए, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के पास है। प्रदेश की पुलिस फोर्स गृह विभाग के तहत काम करती है। लीजिए सीएम का जवाब। हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के जो एसटीएफ की बात इन्होंने की है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया था माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो काम किए हरियाणा के अंदर, जो अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 2020 से 2024 के बीच कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो ये बात कह रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का, मैंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल स्टिक है। गौरतलब है कि कानून व्यवस्था का मसला किसी भी सरकार के कामकाज और अमन चैन से जुड़ा मुद्दा है। जब किसी राज्य में शांति का माहौल होगा, व्यापार और व्यापारी तभी फले फूलेंगे, निवेश आने से रोजगार बढ़ेंगे और सरकार के खजाने में टैक्स आएगा। अच्छी कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की कारगुजारी को जांचने का पैमाना माना जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछली कई सरकारें कानून व्यवस्था, बिजली और महंगाई जैसे मुद्दों पर संकट में फंसी। कई सरकारें तो गिर भी गईं। अब बीजेपी की तीसरी बार बनी सरकार महज 5 महीने पुरानी है। ऐसे में अगर कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे पर सरकार को घेरा जाता है तो सोचने वाली बात है। चलिए देखिए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनकर सदन में विपक्ष ने उठाया और इस बीच कई मुद्दे हैं जिन पर लगातार विपक्ष जो है वो फोकस कर सकता है। सड़क सिंचाई है, परिवहन का मुद्दा बेहद अहम है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, आज की कार्रवाई में सदन की क्या कुछ देखने को मिला? हालांकि हंगामे की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। लिस्टिंग होती है, कौन विधायक सदन में जनहित में सवाल पूछ सकता है, उसकी पहले से उल्लेख किया जाता है, उसकी एक लिस्टिंग होती है। तो हालांकि आज दूसरा ही दिन था, 2 दिन के अवकाश के बाद
लॉ एंड ऑर्डर जैसा मसला, गंभीर मसला उठाया गया। आपको बता दूं, हरियाणा में जितनी सरकारें रही हैं सौरभ, कानून व्यवस्था एक बड़ा हथियार रहा है विपक्ष के लिए जी। वो इसलिए भी कि जब जब सरकारों में क्राइम बढ़ता है, कि देखिए अमन चैन बहुत जरूरी है व्यापारी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो खुद सरकार के लोग हों, या खेती करने वाले मजदूर हों, उद्योग हो। अमन चैन होगा तो ही व्यापार आगे फलता फूलता है, लोग चैन से रह देते हैं, घूम फिर सकते हैं। मेरे को आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कुछ साल पहले की बात है, सरकार कांग्रेस की थी। यहां पानीपत की महिलाएं, चूंकि चेन छीनने की बहुत सारी वारदात हुई, चेन स्नैचिंग की बहुत वारदात हुई। पानीपत में ऐसा हुआ, महिलाएं इकट्ठा होकर एसपी के पास गई थी कि हमारे पास सोना है, हम पहन नहीं सकते, तो एसपी को देने गई थी। और उसी टाइम हमने टोटल टीवी पे एक खबर दिखाई थी। पानीपत में चूंकि औद्योगिक शहर है, यहां गुजरात की या महाराष्ट्र की महिलाएं रिश्तेदारी में किसी और काम से आती हैं। आज भी आप देखिए, बीजेपी रूल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में की बात करें, गुजरात में, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां महिलाएं रात को 12 बजे भी सोना पहनकर आइसक्रीम खाने सड़क पर जा सकती हैं। ये हमने पता किया और दर्शकों को बताया, लेकिन हरियाणा में स्थिति नहीं है। हरियाणा में दिन में भी इस तरह की महिलाएं अपने आप को महफूज नहीं समझती, सरकार कोई भी रही हो। 8 बजे के बाद कोई महिला घर से निकलने की हिम्मत नहीं करती। हरियाणा में इस तरह की सरकार कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत संवेदनशील रहा है। जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र और गुजरात की महिलाओं के हमने इंटरव्यू दिखाए थे। वो कहती थी हमें वहां इस तरह का कोई डर नहीं, कोई महिला अकेली गहने पहनकर सैर करने रात को चली जाए, कोई डर नहीं। लेकिन हरियाणा में ऐसा माहौल नहीं है, सरकार कोई भी रही हो। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा हथियार रहा है विपक्ष के लिए। इसके अलावा जैसे बिजली, पानी क्या है, एसवाईएल का मुद्दा 40 साल से ज्यादा हो गया। हर सरकार कहती है हम बनाएंगे, लेकिन आज तक उस पर राजनीति होती रही। इसी तरीके से महंगाई वाला मुद्दा है, महंगाई, बिजली, पानी और लॉ एंड ऑर्डर, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं। इस पर हरियाणा में कई सरकारें घिरी हैं, संकट में आई। कंडेला कांड हुआ था, बिजली बिलों को लेकर किसानों पर फायरिंग हुई थी, कई किसानों की मौत हुई, तो विपक्ष ने उस टाइम पैदल मार्च किया, दिल्ली गए सरकार के खिलाफ के राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो मतलब इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। अब नायब सिंह सरकार तीसरी बार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों हमने देखा गैंगवार हुआ है, बदमाशों ने आपस में एक दूसरे को गोलियां मारी, पुलिस ने उनको मारी। भले ही कहते हैं लोहा लोहे को काटता है जी, बदमाश आपस में उनमें गैंगवार हो, मरे अच्छी बात है, बदमाश खत्म होंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, गोलियां चलती हैं सरेआम, कोर्ट के दरवाजों पे गोलियां, चाकूबाजी, ये घटनाएं आम हो गई हैं। तो आम लोगों में डर का माहौल पैदा होता है। व्यापारी हमेशा ये कहते हैं, व्यापारी कहता है व्यापार तभी आगे बढ़ता है, सरकार को टैक्सेस तभी आएंगे जब अमन चैन हो। और आजकल तो पूंजी निवेश की बात होती है, सरकारें करती है कि बाहर की कंपनियां, विदेश से लोग आए, कारखाने लगाए हरियाणा में। अगर अमन चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, तो पूंजी निवेश भी नहीं आता। तो लॉ एंड ऑर्डर का अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। और हरियाणा में विपक्ष ने कई सरकारों को घेरा है। आज भी हालांकि इतना गंभीर मसला नहीं है, आज हम देखें कि ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कभी क्राइम बढ़ता है अचानक, तो लगता है कि लोगों में डर का माहौल है कि कैसे घर से बाहर कैसे निकले। पिछले दिनों हमने देखा बदमाशों में गैंगवार हुए कई जगह, और कई जगह पुलिस ने एनकाउंटर किए, बदमाशों को मारा। इस तरह की जब खबरें आती है तो शांति प्रिय लोगों में, जो आम लोग हैं, जो चाहते हैं अमन चैन हो, उनमें थोड़ा सा डर जरूर पैदा होता है इस तरह की घटनाएं जब होती हैं। महेश, आज की कार्रवाई देखकर क्या कुछ कहा जा सकता है? जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनी है, लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भी जिक्र कर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या आने वाले सदन में आगे जो कार्रवाई होंगी सदन की सत्र की, उसमें भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? और कौन कौन से बिंदु होंगे जिनको विपक्ष उठा सकता है? किस तरह का सदन का माहौल रहने वाला है? देखिए, आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए, घरों की रक्षा के लिए चौकीदार रखते हैं, और चौकीदार इसलिए रखा जाता है कि हम चैन की नींद सो सके, और चौकीदार पूरी रात ये चिल्लाता रहता है जागते रहो। तो विपक्ष का काम भी वही है, जागते रहो, वो बोलते रहें, ये बेहद जरूरी है ताकि सरकार कहीं सो ना जाए। यहाँ बेहद संजीदगी की स्थिति तो जरूर मैं कहूंगा कि बेहद जरूरी है यहाँ पर। जब तक आप कानून और व्यवस्था को हर हाल में सुनिश्चित नहीं करेंगे, गारंटी नहीं करेंगे, तब तक आम आदमी डर के माहौल में जिएगा,
बढ़ेगा, उद्योगपति इस इलाके से निकलने की कोशिश करेगा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट से बेहद जरूरी यह है कि हरियाणा प्रदेश के रहने वाले लोगों को ये सुरक्षा का भाव मिले, किसी भी तरह का खौफ उनमें ना हो। हालांकि हमने देखा है कि पिछले दिनों काफी सारे इनकाउंटर किए गए और कानून के दायरे में रहकर ये तमाम इनकाउंटर किए गए। ज्यादातर बदमाशों के पांव पर गोली लगी, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और कानून के दायरे में रहकर सब कुछ करने की कोशिश की गई। हमने ये भी देखा कि बदमाशों में थोड़ा खौफ जो है वो बढ़ने लगा, लेकिन उसके साथ ही ये भी बताना बेहद जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, खासकर लड़कियों के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस कदर स्पीडी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। एक के बाद एक इस तरह के मामले हमने देखे जब लड़कियां बलात्कार की शिकार हुई, गैंगरेप की शिकार हुई, लेकिन उनके जो आरोपी हैं वो कानून के शिकंजे में नहीं आ पाए। एसटीएफ बनाई गई, काफी सारी कोशिशें जरूर की गई, लेकिन जिस कदर सुरक्षा का भाव जनता में होना चाहिए वो भाव पैदा करने में हाल फिलहाल तो सरकार किसी हद तक नाकाम नजर आ रही है, लेकिन कोशिश में कमी नहीं है, ये भी मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पर काफी सारे इनकाउंटर्स हाल फिलहाल हुए। ये बेहद जरूरी है कि विपक्ष कानून और व्यवस्था का मुद्दा हर बार उठाए, हर रोज उठाए, क्योंकि उससे ये होगा कि सरकार जो है संजीदगी के साथ इस मुद्दे को बचाए रखने के लिए, यानी अपनी जो है प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूर कोशिश करेगी कि कानून व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो, पुलिस अधिकारी कहीं बेलगाम ना हो जाए और किसी भी हालत में बदमाश बेखौफ ना हो, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकार अपनी हर संभव कोशिश करेगी और इस बार जो अलग बात है वो ये है कि काफी सारा टाइम मिलने वाला है। ज्यादातर हमने देखा कि विपक्ष हमेशा ये कहा करता है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए और चाहे किसी भी प्रदेश के विधानसभा की बात की जाए, हमेशा ये आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, अपनी बात वो नहीं रख पाए, अपने इलाके के समस्याओं को वो विधानसभा या लोकसभा तक मंच तक नहीं पहुंचा पाए, उनकी बात नहीं सुनी गई। अब इतना वक्त दिया गया है कि यहाँ पर सबको सबकी बात सुनने का पूरा वक्त मिलेगा और ऐसे में यहाँ विपक्ष जो भी मुद्दे हैं वो उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तो कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई, लेकिन तमाम मिलीजुली कोशिशें यहाँ पर विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रही हैं, जिससे सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा सके। शुरुआत यहाँ पर कानून और व्यवस्था से हुई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आने वाले दिनों में बेरोजगारी को भी सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। उसके साथ ही सरकार कहेगी कि एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा और विपक्ष ये कहेगा, अपने आंकड़े लेकर सामने आएगा कि इतनी फसल जो है एमएसपी पर सरकार की तरफ से नहीं खरीदी गई या किसान के साथ कोई गड़बड़झाला किया गया, एमएसपी पर खरीदी की बात कागजों में दिखाई गई और किसान को उसकी कम कीमत दी गई, ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है। जी वीरेंद्र जी, आज की कार्रवाई के बाद क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो सत्र आज चला, टकराव की स्थिति बनी, लॉ एंड ऑर्डर एक प्रमुख मुद्दा है। देवेंद्र और महेश ने भी इस बात का जिक्र किया। तमाम मुद्दे और भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अब आगे की कार्रवाई किस तरह से देखी जाए? आने वाले समय में सत्र में क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर फोकस रहने वाला है? क्या सुचारू रूप से तालमेल के साथ कार्रवाई चलती हुई नजर आएगी? सदन की सत्ता पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा? देखिए, आज भी विधानसभा में रोहतक में जो है माफिया द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला उठाया गया। बीबी बत्रा जो वहां के विधायक हैं उन्होंने ये मामला उठाया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड पे ही ने वो पट्टा आवंटित किया हुआ है, तो वहां के लोग खेती कर रहे हैं और हर साल पट्टे का नवीनीकरण होता है। एक तो कानून व्यवस्था पर टकराव होना आम बात है, तो स्वाभाविक है कि सरकार अपना पक्ष रखेगी और विपक्ष अपनी दलीलें देगा। जी ठीक है। अब वीरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अब महेश, आने वाले समय में तमाम मुद्दों का आपने भी जिक्र किया। क्या तालमेल का, जिस तालमेल का हम जिक्र कर रहे हैं, वो तालमेल सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बैठ पाएगा? क्योंकि आज की टकराव की स्थिति तो यह कह रही है कि विपक्ष हमलावर है। बेशक उसके पास नेता विपक्ष वो नहीं तय कर पाया, लेकिन हमलावर जरूर है। इनेलो ने भी इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने भी कई मुद्दे उठाए सदन के अंदर। तो लगता है कि हाँ, विस्फोटक स्थिति में विपक्ष भी नजर आ रहा है चारों तरफ से लामबंदी करने के लिए।
देखिए, मुझे लगता है कि आप लहजे पर नहीं जाएं। यहाँ पर जो स्टैग्नेंट स्थिति है, जिसे हम कहते हैं कि बर्फ आखिर कौन तोड़ेगा, वो नहीं बनने वाली। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि नायब सिंह सैनी बेहद लचीला उनका स्वभाव है और बेहद नरम स्वभाव उनका माना जाता है। हमने अतीत में भी देखा कि जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और सदन की कार्रवाई के ठप होने की जो स्थिति है वो अगर बनती है, तो फिर नायब सिंह सैनी खुद सामने आते हैं और परिस्थितियों को बदलने का काम करते हैं। वो थोड़ा झुकने में भी कभी गुरेज नहीं करते। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल विपक्ष अपनी भूमिका को साबित करने की कोशिश तो करता नजर आएगा, लेकिन यहां सरकार किसी भी ऐसे पेज पर मामले को रुकने नहीं देगी जिससे पूरी की पूरी जो कार्रवाई है हरियाणा विधानसभा की सत्र की वो ठप हो जाए। तो ऐसे में यहां बेहद लचीला जो स्वभाव नायब सिंह सैनी का है वो यहां पर काम आने वाला है। और एक खास शख्सियत भी इस वक्त हरियाणा विधानसभा का हिस्सा नहीं है, अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो मर्यादित नहीं कहे जा सकते। हमने अतीत में देखा है कि बहुत सारे ऐसे उनकी तरफ से जो बॉडी लैंग्वेज है वो किए गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया जो कि मर्यादित नहीं कहे जा सकते। बावजूद इसके परिस्थितियों को संभालने की कोशिश पहले भी की गई थी। मनोहर लाल खट्टर एडामेंट थे, हर चीज पर सामने खड़े होते थे और उसे बदलने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होते थे। लेकिन नायब सिंह सैनी का नजरिया बिल्कुल अलग है। यहां पर परिस्थितियों को वो साधने की कोशिश भी करते हैं और अगर परिस्थितियों में किसी भी तरह के समझौते की अगर जरूरत पड़ती है तो नायब सिंह सैनी उसमें देर नहीं करते। विपक्ष जरूर यहां पर मुद्दा उठाएगा और अभी शुरुआत कानून और व्यवस्था से हुई है। बेरोजगारी भी हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुकी है और इसी संकट का समाधान तलाशने की कोशिश अब सरकारों को भी करनी है। जिस तरीके से डंकी रूट से अमेरिका गए लोगों को वापस भेजा जा रहा है, उसके बाद ये जमीन जायदाद बेचकर, सब कुछ बेचकर, परिवार की संपत्ति बेचकर ये लोग डंकी रूट से अमेरिका तक गए थे। तमाम वो लोग अब हेलीकॉप्टर्स में और तमाम दूसरे हवाई जहाजों में बैठाकर वापस भेज दिए गए हैं। ऐसे परिवारों के पास जीविका का साधन नहीं है, उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। तो बेहद विपरीत परिस्थिति इस वक्त बेरोजगारी को लेकर बनी हुई है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे के बाद, कानून और व्यवस्था के मुद्दे के बाद, बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह तैयार नजर आएगा और सरकार को अपनी भूमिका साबित करनी है। वीरेंद्र जी, जो सरकार की प्रतिबद्धता है उसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सैनी मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सख्त है, इस बात का संदेश जरूर उन्होंने सदन में दिया। देखिए, आज चाहे रोहतक का मुद्दा भी उठा था। रोहतक के अंदर जो है सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे माफिया द्वारा किए जा रहे हैं। ये बीबी बत्रा जो वहां के विधायक है उन्होंने आरोप लगाया और हालांकि मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और वक्फ बोर्ड की जमीन का पट्टा का नवीनीकरण होता है, किसान वहां पर खेती कर रहे हैं। और देखिए, अभी वहां जांच की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि वहां जाकर जांच करनी चाहिए। मैं भी जाऊंगा, अगर कोई जांच दल आता है तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो इस तरह की बात। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर जो पहले जो विधायकों को बोलने का समय 3 मिनट का दिया जाता था, अब 5-5 मिनट का कर दिया गया है। विधायकों की मांग थी कि 3 मिनट के अंदर वो अपनी बात पूरी नहीं रख सकते, तो ये 5-5 मिनट दिए गए हैं विधायकों को। अफ्ताब अहमद जो पहले उपनेता भी रहे हैं, उन्होंने मेवात का मुद्दा उठाया। मेवात के अंदर जो विकास कार्य होने चाहिए नहीं हो रहे। और देखिए, वो कहते हैं हम एक तरफ तो हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, पद रिक्त पड़े हुए हैं, प्रिंसिपल नहीं है और मतलब कहीं तो छात्री नहीं है। कई ऐसे स्कूल भी हैं, उन्होंने संख्या देकर, आंकड़े देकर बताया। तो और काफी पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2012 के अंदर मेवात कैडर शुरू किया था ताकि मेवात में शिक्षकों की कमी ना हो, लोग वहां जाएं। लेकिन इस सरकार ने वहां में उसकी रीति नीति में भी परिवर्तन कर दिया। मेवात में कोई शिक्षक जाने को तैयार नहीं है। और इसी तरह जो है, अब अशोक अरोड़ा ने बताया कि जो भी अवैध बेसहारा पशु जो घूम रहे हैं और जिससे वो लोगों को भी घायल कर रहे हैं, ना तो पशु सुरक्षित हैं ना लोग सुरक्षित हैं। तो सरकार को ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि उनको गौशालाओं में भेजे। लेकिन वहां गौशालाओं में इसलिए नहीं रखते कि वहां चारे का प्रबंध नहीं किया जाता। सरकार जो एक गाय के लिए चारे के लिए 20 रुपए देती है और जो नंदी के लिए जो होती है वो 40 रुपए देती है। तो मतलब इस तरह की व्यवस्था है कि अब जो खर्चा है प्रतिदिन वो 100 रुपए का है। तो सरकार को इसका बजट बढ़ाना चाहिए। तो कृष्ण पवार ने जो बीच में खड़े होकर कहा कि सरकार ने गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ये मनोहर लाल जी के समय में हुआ था और सरकार इस मामले में बड़ी सजग है। इस तरह अशोक अरोड़ा ने जो है आवारा कुत्तों की जो संख्या बढ़ रही है, लोगों को काट रहे हैं, ये मुद्दा बड़ा गंभीर था और इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है भी। देखिए, जो भी है कि लोगों को
जो कुत्ते काटे गए इंजेक्शन भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो रहे। तो मतलब जन महत्व के मुद्दों को सभी विधायकों ने अपने ढंग से उठाया है, लेकिन आने वाले समय में टकराव भी होगा। अब देखिए, जब मुख्यमंत्री 17 तारीख को बजट पेश करेंगे तो बजट के अंदर जो प्रावधान किए, जो चुनावी वायदे किए गए हैं, अब देखिए क्या हर महिला को जो है पैसे देने की घोषणा की जाती है, जो सम्मान राशि की बात थी, या बीपीएल परिवारों को दे जाने की बात की जाती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो आगे सरकार तो अपने अंत्योदय की भावना से हर वर्ग को जो है साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास भी काफी मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, तो डंकी रूट के जाने वाले की बात है। तो इस तरह मतलब सरकार के स्तर पर भी कहीं ना कहीं जो है, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। तो इस मामले में टकराव तो होगा ही होगा, होना निश्चित भी है। लेकिन आज का जो स्पीकर हैं वो हरविंदर कल्याण बड़ी शालीनता से और संयमत से सत्र चला रहे हैं। अभी ऐसा कोई टकराव की नौबत आई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुद्दों को लेकर किसी न किसी रूप में टकराव हमें अवश्य दिखाई देगा। देवेंद्र, कई मुद्दे विपक्ष हमने देखा गाहे बगाहे उठाता रहा है। भूपेंद्र हुड्डा खुद इन मुद्दों का जिक्र करते रहे हैं, जिनका हम लगातार चर्चा में भी जिक्र करते रहे हैं। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, हरियाणा कर्ज में डूब रहा है, ये तमाम मुद्दे हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान भी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए। महंगाई, बिजली, पानी, ये कोर मुद्दे हैं जिनके आधार पर सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है। दिल्ली में भी हमने देखा इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार बनी, बिगड़ी। अब इन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो लगातार फोकस कर रहा है, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, सरकार के पास इसका तोड़ है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबद्धता की हम बात कर रहे हैं वो लगातार सैनी सरकार में देखने को मिल रही है। देखिए सौरभ, विपक्ष इस बार मजबूत है, भले ही नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया अभी तक, लेकिन जो भी कांग्रेस के विधायक हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, बीबी बत्रा हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियाना है, बहुत अनुभवी और बहुत जानकारी रखने वाले विधायक तो मौजूद है कांग्रेस की, जो पैरवी करते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, भले ही नेता प्रतिपक्ष नहीं है। तो मेरे को लगता है बहुत सारे, जैसे ये 2100 रुपए महिलाओं को, हर महिला को देने की बात थी, बड़ा चुनावी वायदा था। 95 लाख महिलाओं की गिनती है ऐसी, जो आंकड़े सरकार ने जुटाए, 95 लाख महिलाएं जिनको 2100 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अब ये फैसला किया कि जो बीपीएल है, 1,80,000 की जिनकी सालाना आमदन है, सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। उसी में 70-75 लाख तो कमी हो जाएगी, 20-25 लाख बचेंगे। तो उसके लिए 10,000 या 12,000 करोड़ का प्रावधान करने की बात है। बेरोजगारी वाला मुद्दा वही है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा बीजेपी से अब चूंकि तीसरी बार सरकार बनी है केंद्र में भी, और यहां भी जो एसवाईएल वाला मुद्दा लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा, आप एसवाईएल का पानी क्यों नहीं लाए। अब सवाल काउंटर अटैक इनसे भी होगा कि आपकी तो अब तीसरी बार सरकार बनी है, एसवाईएल का पानी लेके आओ ना। आज 40 साल हो गए, 40 साल इंदिरा गांधी के टाइम से योजना शुरू हुई थी, पटियाला जिले से और इधर कैथल जिले में जो एसवाईएल की खुदाई थी। 40 साल हो गए, पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। एसवाईएल कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि मनमोहन सिंह की, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, 10 साल आपने क्या किया। अब वही सवाल कांग्रेस वाले इनसे पूछेंगे, तो आपकी जो तीसरी बार सरकार बनी है, बताओ कब लाएंगे पानी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार दोनों राज्यों को बिठाए, इस देखा हमने उस मुद्दे पर मसले का हल निकाला जाए। तो मुद्दे मेरे को लगता है विपक्ष के बाद बहुत मुद्दे हैं सौरभ। अगर चूंकि विपक्ष के 37 विधायक कोई कम नहीं होते, तो मेरे को लगता है कि सरकार को घेरने की, एसवाईएल के मुद्दे को भी हमने देखा, कोशिश जरूर करेगा विपक्ष। बिल्कुल, दोनों राज्यों के बीच जो तालमेल नहीं बन पा रहा, समान सरकार न होने की वजह से एक लंबे समय से ये मुद्दा अटका पड़ा है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है, इस पर भी विपक्ष जरूर घेर सकता है। वीरेंद्र जी, सदन में इस बार समय बेहद ज्यादा मिल रहा है, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया। क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगा, अब हर सत्ता पक्ष की बात की जाए, हर उस विधायक की बात की जाए, अपने अपने मुद्दों को तफसील से रख पाएंगे। जो पहले ये शिकायतें होती थी कि हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता, हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, अब वो स्थिति कम से कम नहीं देखने को मिलेगी। शॉर्ट में बताइएगा सर, समय कम। देखिए, जो स्पीकर हरविंदर कल्याण ने जो ये व्यवस्था किया है कि हर विधायक को पहले की तरह 5 मिनट दिए जाएंगे, तो हर विधायक 5 मिनट अपने इलाके की समस्या की बात रख सकता है। और देखिए, जो सत्तारूढ़ दल से है वहां भी इस पर बड़ा संयम का व्यवहार है, चाहे कृष्ण बेदी हो, महिपाल ढांडा हो, जो बड़े आक्रामक रहते थे, इस बार बड़ी शालीनता से और संयमित व्यवहार कर रहे हैं।
और विपक्ष भी इस बार काफी सदा हुआ है और विपक्ष सिर्फ मुद्दों पर ही केंद्रित बात कर रहा है। देखिए अब कोई चुनाव तो है नहीं जिससे आने वाले कोई आक्रामक हो, तो इसलिए जब सबका जो व्यवहार है वो इस बार हमें बड़ा शालीनतापूर्ण दिखाई दे रहा है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी दिखाई देगा। हालांकि निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे, जब निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे तो उसके बाद जरूर सदन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बजट सत्र के दरमियान आज दूसरा दिन रहा। तमाम मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए गए। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पानी का मुद्दा था एसवाईएल को लेकर, साथ ही सड़क सिंचाई और पर्यटन मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। ऐसे में सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पूरी तरह से स्पष्ट रुख अपना कर चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी तरह से सख्त है सरकार और कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। आगे सदन की कार्रवाई किस तरह की रहेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सुचारू रूप से फिलहाल सदन चल रहा है। बजट जब पेश होगा 17 तारीख को, उसके बाद किस तरह की परिस्थिति बनेगी ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।